लगभग आधी रात का समय था। विक्रम एक छोटे से गांव की सभा से अपने घर वापस आ रहा था। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पास में कोई जानवर रो रहा हो। उसने उस शोर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए तेजी से चलने लगा। जैसे ही उसने तेजी से चलना शुरू किया, उसे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। उसने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो फिर से चलने लगा और इस बार उसे चलने की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। वो एक पल के लिए शांत हुआ ही था कि उसने महसूस किया कि किसी की बर्फीली उंगलियों ने उसकी बाह को अंधेरे में जकड़ लिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसकी मौत हो चुकी थी। ये गांव में घटी अनेक घटनाओं में से एक थी। धीरे धीरे कहानियां पूरे गांव में फैल गई। जब सभी राजकुमारों को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बेहद चिंता हुई। हम उनके चेहरे पर तनाव साफ साफ देख सकते थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि उन सभी लोगों को कौन मार रहा था उन्हें कुछ पता नहीं था। हम ऐसे ही बैठकर पूरे गांव में लोगों को मरते नहीं देख सकते कि कौन उन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। दूसरी ओर अचानक हत्या बंद हो गई। लोगों को लगा कि उन्हें इस स्थिति से आसानी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन इस स्थिति से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। दूसरे दिन बाजार में एक दुकान पर एक नोटिस मिला जिस पर लिखा था, अरे मूर्ख लोगों, तुम्हारे पास अपना जीवन जीने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं। उसके बाद तुम मेरे द्वारा वैसे ही मारे जाओगे जैसे मैं अपने पैरों से चींटियों को कुचलता हूं। जब सभी राजकुमारों को नोटिस के बारे में खबर मिली तो वो खुद को रोक नहीं सके, लेकिन फिर भी ये सवाल वहीं रहता है कि वो उस शख्स को कैसे ढूंढें जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है, क्योंकि उस शख्स को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो शख्स औरत है या मर्द। तब उन्हें एक संत से परामर्श करने का विचार आया जो एक गुफा के अंदर ध्यान कर रहे थे। बिना कोई समय गंवाए तीनों राजकुमार संत से मिलने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ गांव के नागरिक ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। लोगों के बीच नकारात्मकता को देखकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और लोगों को समझाने की कोशिश की कि उन्हें भगवान और राजकुमारों पर भरोसा रखना है कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकते। राजकुमार गुफा में पहुंचे और उन्होंने संत को प्रणाम किया और संत की ओर हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना की और कहा कि कृपया हमारी मदद करें, हमारे गांव के लोग मर रहे हैं। संत ने आंखें खोली और कहा, उठो बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है, लेकिन इस बार अपराधी बहुत शक्तिशाली है क्योंकि वो अमर है। बाबा, कोई इंसान अमर कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हैं, कोई इंसान अमर नहीं हो सकता, लेकिन अपराधी खुद इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये सुनकर राजकुमार दंग रह गए। दूसरी ओर लोगों को उस आदमी की बात सुनने में भी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ मर रहे हैं, शाही परिवार के सदस्य नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो गरीब और कमजोर हैं। और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि अगर ऐसा नहीं है तो हत्यारे ने अब तक शाही परिवार के किसी सदस्य को क्यों नहीं मारा। जब लोग आपस में इन सब बातों की चर्चा कर रहे थे तो वैम्पायर भी वहां मौजूद था। इन सब बातों को सुनकर वो मुस्कुराया और जंगल में अपने गुप्त स्थान पर चला गया। वैम्पायर ने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं कि मैं इन गरीब लोगों के खून का स्वाद क्यों लूं जब मुझे शाही खून का स्वाद मिल सकता है। राजकुमार भी वापस महल में लौट आए। उन्होंने कभी भी हत्यारे के वैम्पायर होने की उम्मीद नहीं की थी। संत ने उन्हें इसका समाधान दिया, लेकिन राजकुमारों को यकीन नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। आज 7 दिनों का आखिरी दिन था। कल से वैम्पायर और लोगों का खून चूसने लगेगा जो अंततः निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार देगा।
और ये सोचकर राजकुमार अरुण को नींद नहीं आ रही थी। तनाव और चिंता में उनकी नींद उड़ गई थी। नींद ना आने के कारण वो ताजी हवा लेने खिड़की के पास गए। वो कुछ मिनटों के लिए ही खड़े रहते हैं, तभी अचानक उन्हें लगा जैसे तापमान अचानक से गिर गया है और पूरा वातावरण ठंडा हो गया था। जब वो पीछे मुड़े तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वैम्पायर ठीक उनके सामने खड़ा था और वो अपनी प्यासी आंखों से राजकुमार को देख रहा था। मैंने कभी शाही खून का स्वाद नहीं चखा है और मैं अब तेरे शरीर के अंदर अपने दांत डालने का इंतजार नहीं कर सकता और धीरे धीरे मैं तेरे शरीर का सारा खून चूस लूंगा। राजकुमार अरुण इतना चौंक गए कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो वैम्पायर को निहारते हुए बस एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। जैसे ही वैम्पायर राजकुमार पर हमला करने वाला था, अन्य दो राजकुमार आ गए और कहा, अरे तुम हमारे भाई से दूर रहो, वरना हम। इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, वैम्पायर हंसने लगा और वो राजकुमार अरुण की तरफ बढ़ने लगा। राजकुमार अजीत और राजकुमार अर्जुन ने अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहे, लेकिन इसका वैम्पायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय वैम्पायर ने राजकुमार अरुण पर कुछ जादू किया और वो बेहोश हो गए। राजकुमार अरुण के जमीन पर गिरने से पहले वैम्पायर ने राजकुमार के शरीर को पकड़ लिया और उसने राजकुमार के कंधे के करीब जाकर वहां काट लिया। राजकुमार अजीत और अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। वो रोने ही वाले थे, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं था। वैम्पायर जोर जोर से रोने लगा और जब दोनों राजकुमार उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वैम्पायर के सब दांत टूट चुके थे। दरअसल राजकुमार अरुण ने लोहे की धातु का कवच पहना हुआ था और जब वैम्पायर ने उन्हें काटने की कोशिश की तो उसके सारे दांत टूट गए। वैम्पायर अब किसी को नहीं काट सकता था और ये सटीक समाधान था जो संत ने राजकुमारों को दिया था कि यदि वो लोगों को मरने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें उस वैम्पायर के सभी दांत तोड़ने होंगे। वैम्पायर को बाद में कारावास में डाल दिया गया। जब सभी ने राजकुमार अरुण से पूछा कि उन्हें ये शानदार विचार कैसे आया, तब उन्होंने कहा कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने भी सोने से बने सेब को काटने की कोशिश करते हुए अपने दांत तोड़ दिए थे। इस तरह उन्हें ये विचार आया। उनकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। रवि अपने घर में सो रहा था और अचानक उसे एक जानवर की बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली और सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसने फिर से उस आवाज को सुना। इस बार उसे लगा जैसे कोई लोमड़ी उसके घर के आसपास है। वो डर गया और धीमे धीमे घर के बाहर जाने लगा। चलते समय उसे उसके दोस्तों की बात याद आ रही थी, जिन्होंने उसे जंगल के पास घर लेने को मना किया था। वो घर के बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसके हाथों में एक लाठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे डर से। तभी उसने जंगल में कुछ देखा और उसके हाथ से लाठी गिर गई। इसके पहले कि वो कुछ करता, किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जंगल में ले गया। इस हादसे को बीते हुए कई दिन बीत गए और किसी को पता नहीं चला कि रवि कहाँ चला गया। आज राजकुमार अर्जुन, अरुण और अजीत बेहद खुश थे, क्योंकि उनका दूर का भाई उनसे मिलने आ रहा था। ना जाने कितने साल बीत गए थे, वो उनसे मिलने आ रहे थे। राजकुमार विजय से मिलकर जैसे पुराने बचपन के दिन वापस आ गए हों, उन्हें ऐसा आभास हो रहा था। बचपन के दिन में आप एक छोटे प्यारे बच्चे की तरह दिखते थे, लेकिन जरा अब देखिए आपका शरीर कितना मजबूत और विशाल हो गया है। राजकुमार विजय मुस्कुराते हैं। सब यूं ही बात कर ही रहे होते हैं, तभी राजकुमार अर्जुन राजकुमार अजीत से पूछते हैं, भैया क्या हुआ, आप किस चिंता में हैं? राजकुमार अजीत बताते हैं कि कैसे राज्य से लोग गायब हो रहे हैं। पहले एक, फिर दो और ऐसे कर कर के ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजकुमार विजय ने पूछा,
ये लोगों का गायब होना अजीब बात है। कहीं दूसरे राज्य के गुप्तचर तो इन्हें अगवा करके लेकर तो नहीं जा रहे हैं ना? राजकुमार अजीत ने कहा कि उन्हें भी यही लग रहा था, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि उन्हें गांव से दूर जंगलों में लोगों की हड्डियां मिली हैं। तभी राजकुमार अरुण कहते हैं, भैया ये तो शायद किसी जानवर का काम लगता है। राजकुमार अजीत हाँ में जवाब देते हैं। तभी राजकुमार विजय कहते हैं, भैया आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे। ऐसा कहकर सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते समय राजकुमार विजय राजकुमार अर्जुन से पानी का ग्लास मांगते हैं। राजकुमार विजय जैसे ही पानी का ग्लास पकड़ते हैं, उनके हाथ से खून निकल आता है। वो दर्द से चीखने लगते हैं। हर कोई डर जाता है और राजकुमार अरुण उनसे पूछते हैं कि उन्हें चोट कैसे लगी, तो वो इसका कोई जवाब नहीं देते और अपने कक्ष में चले जाते हैं। सभी को राजकुमार विजय की ये बात बहुत अजीब लगती है। अगले दिन वो सब उस जानवर को फंसाने की योजना बनाते हैं जो पूरे गांव में लोगों को मार रहा है, उनके शरीर को खाने के लिए। लेकिन वो राजकुमार विजय को इस योजना से बाहर रखते हैं, क्योंकि वो आहत थे और वो इस समय समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे। योजना ये थी कि वो अलग अलग हो जाएंगे और हर एक जंगल के नजदीक के इलाके पर नजर रखेंगे और उस जानवर के हमला करने की प्रतीक्षा करेंगे। और जिस क्षण जानवर हमला करेगा, वो उस जानवर को पकड़ लेंगे और उसे मार देंगे। उन्होंने रात तक इंतजार किया। जैसे ही चांद दिखाई दिया, वो योजना के अनुसार जंगल के पास चले गए। वो खुद को छुपाते हैं ताकि जानवर पहले उन्हें ना पकड़ सके। राजकुमार अरुण ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वहां उन्हें किसी भी जानवर का कोई संकेत नहीं मिला। तो वो राजकुमार अरुण के यहाँ गए। राजकुमार अरुण के यहाँ भी सब कुछ शांतिपूर्ण था। यदि दोनों राजकुमार के क्षेत्रों में उस जानवर का कोई निशान नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये राजकुमार अजीत का क्षेत्र है, जहां वो जानवर आने वाला है। ऐसा सोचकर दोनों राजकुमार अजीत के क्षेत्र में जाते हैं। राजकुमार अजीत दोनों राजकुमारों को जैसे ही देखते हैं, तो दोनों को चुप रहने का इशारा कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों राजकुमार अजीत के पास आते हैं। उन दोनों के राजकुमार अजीत के पास आते ही वो दोनों भी उस जानवर की खतरनाक आवाज सुन सकते थे। वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उस जानवर की ओर बढ़ते हैं। आगे उन्होंने जो देखा वो उन्हें जीवन भर डराने के लिए काफी था। उस जानवर के पास इंसान का शरीर और लोमड़ी का सिर था। वो सभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके और उस जानवर ने पहले ही किसी को मार डाला था और वो उस मांस को घृणित रूप से खा रहा था। राजकुमार अजीत उस दृश्य को और अधिक नहीं देख सके और उन्होंने अपनी आग की लपटों से उस जानवर पर हमला कर दिया। वो जानवर क्रोधित हो गया और राजकुमार अजीत पर हमला कर दिया। इसी बीच राजकुमार अरुण और राजकुमार अर्जुन दूसरी तरफ उस जानवर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। वो उस भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर से लड़ रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मजबूत है। जिस क्षण ऐसा लगा कि तीनों राजकुमार युद्ध हार जाएंगे, तभी तीनों राजकुमारों के पिता वहां आ जाते हैं और राजकुमार अजीत की ओर चांदी की तलवार फेंकते हैं। राजकुमार अजीत ने तलवार पकड़ी और उस जानवर को मार डाला। पिताजी, अगर आज आप समय पे नहीं आते तो शायद हम इसे कभी नहीं मार पाते। लेकिन ये चांदी की तलवार से मरेगा, ये आपको कैसे पता चला? महाराज जवाब देते हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन वो जानवर कोई और नहीं बल्कि आपका अपना भाई राजकुमार विजय है। इस खुलासे ने तीनों राजकुमारों को सदमे में डाल दिया। महाराज ने कहा कि उन्हें अपने चचेरे भाई राजकुमार विजय के पिता से एक पत्र मिला कि राजकुमार विजय को एक शाप मिला है
और उस श्राप के कारण वो आधा इंसान और आधा भेड़िया बन गया था। और यही कारण है कि वो यहाँ हमारे राज्य में आ गए, क्योंकि उन्हें उनके राज्य में हर कोई जानता था कि वो श्रापित थे। जब मैंने देखा कि दोपहर का खाना खाते समय चांदी के गिलास को छूते ही उसे खून आने लगा, तो मैं समझ गया कि मैंने पत्र में जो कुछ भी पढ़ा वो सच था। सच जानने के बाद तीनों राजकुमारों को बेहद दुख हुआ, परंतु वो इस बात से भी संतुष्ट थे कि अब उनका भाई इस श्राप से मुक्त हो गया है।